फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r from a short electric dipole on its axis experience a force F. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be. तो देखिए यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है कि किस तरह से हमें इसको फोर्स को बताना है। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। आपको क्या दे रखा है बच्चों, एक शॉर्ट का मतलब क्या है कि ये चार्ज बहुत पास पास है, इसका मतलब इनकी बीच की डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है। तो इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो इसकी एक्सिस पे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर, जहां पे हमें बच्चों फोर्स को बताना है। यहाँ पे फोर्स आपको सॉरी दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस आर की जगह हम कितना कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, आर की जगह हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2r, तो यहाँ पे अब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सिस के लिए फॉर्मूला जानते हैं डाइपोल के लिए। तो बच्चों आप लोगों ने देखिए फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं डाइपोल के कारण, और वो भी किस में, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल का मतलब इन द एक्सिस में, तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³। तो यहाँ बच्चों हमें केवल यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस जो है हमें फोर्स बताना है। तो यहाँ पे हम बच्चों पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला E बराबर F/Q होता, तो इससे F बराबर निकालेंगे QE, और यहाँ पे बच्चों E की वैल्यू अगर हम लगा दे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F बराबर Q 1/4πε0 2p/r³। अब देखिए यहाँ पे हमें फोर्स और केवल डिस्टेंस से मतलब है, बाकी टर्म्स हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको करने के लिए हम सिंपली इसको K रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया फोर्स और डिस्टेंस के रूप में। अब यहाँ पे डिस्टेंस बच्चों r है, तो r के लिए तो फॉर्मूला यही हो गया। अगर हम यहाँ पे r की जगह कितना लगाते हैं बच्चों 2r, तो देखिए यहाँ पे 2r लगाने पे फोर्स को हम चेंज कर लिया हमने, मान लिया फोर्स यहाँ पे कितना हो गया F'। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2r का क्यूब करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 8r³। अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो F'/F निकालेंगे तो डिवाइड करने पे ये कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है 1/8r³, और इसको हम यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, r³ से r³ कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और F' निकालेंगे तो F से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर आ गया। तो ये जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 8 टाइम्स किस में आ रहा है, ये आपके सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट डिस्टेंस। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। देखिए बच्चों जो जो दे रखा होता है पहले आप उसको लिख लिया करिए। देखिए आपको कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण पूछ रहा है। तो देखिए पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0q/r²। यहाँ पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, E की वैल्यू दे रखी है कितनी 9, और डिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ लगा दे तो इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले मैंने इस कांस्टेंट को, और देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है कि चार्ज यहाँ पे सेम है, सेम चार्ज के लिए मैंने इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट ले लिया। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू लगा दूं तो 9 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डिस्टेंस की जगह क्या आ गया बच्चों, r की जगह क्या आ गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यही फॉर्मूला क्या बच्चों करेंगे दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है 16 टाइम हो जाता है तो डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह अब नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे इसको मैंने अभी स्क्वायर सॉल्व कर लिया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में 16 लगाई। अब डिस्टेंस आपसे पूछा, डिस्टेंस मैंने r लेट कर ली। इन दोनों इक्वेशंस को आप बच्चों क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 16/9 कैसे के कट जाएगा, यहाँ पे 1/r², और इसको डिवाइड करके रेसिप्रोकल में कितना आ जाएगा 16/1। तो 16 से 16 कट गया, r² बराबर 9 आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली इसको कराने के लिए आपको स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बच्चों क्या दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। डाइपोल मूवमेंट को बच्चों किससे लिखते हैं हम, पी से। तो पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। और आपको क्या दे रखा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क को किससे लिखेंगे बच्चों, टाउ से। टाउ की वैल्यू होगी 6 × 10⁻⁴। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। और एक चीज यहाँ पे देखिए बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होता है, टॉर्क अगर मैक्सिमम होगा तो एंगल वहां पे कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सोच के बताइए बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला बन सकता है आपका, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। टाउ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टाउ की वैल्यू 6 × 10⁻⁴ है। फिर यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸ लगा दी। ई हमें फाइंड करना था और एंगल कितना लगा दिया, साइन 90। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में बच्चों क्या है, यहाँ पे 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 3। ये पावर -8 इधर जाएगी तो ऊपर पावर 4 हो जाएगी, तो कितना बचेगा बच्चों, 3 × 10⁻⁻4। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये ई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर मैच हो रहा है वो आंसर हो गया आपका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फोर्स बच्चों आपको दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो फोर्स को हम लिखते हैं एफ से और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते हैं कितना होता है, ये यहाँ पे गलत लिख गया, ये न्यूटन नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये कूलाम है, ये मिस्टेक है। तो आप इसको मैं रब करूंगा फिर से न्यूटन बन जाएगा, लेकिन ये बच्चों यहाँ पे क्या है सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एन नहीं है। तो ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब फॉर्मूला जानते हैं आप, इसमें क्या लगाएंगे, तो E बराबर फॉर्मूला हो गया F/Q। और Q की जगह हम लगा देंगे कितना बच्चों, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे हमारा Q के रूप में क्या है, E है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दिया। इससे हम E की वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और E की हमारे पास ये गिवन है। इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे -16 होगा। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, -16। तो -16 से माइनस, मैं इसको अलग से कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में ये वैल्यू लगाना गड़बड़ हो गया, इसको फेयर कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻16 है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से ली गई है जो कि पावर गलत लग गई है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये इससे कैंसिल हो गया। -19 को ऊपर ले जाएंगे, +19 हो जाएगा। तो 19 में 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻3। तो ये आपका आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। और देखिए बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई लगा हुआ था, तो इसके संग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई। अब ये क्वेश्चन किससे मैच हो रहा है आपका, कौन से वाले ऑप्शन से हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ, देखिए डाइपोल आप जानते हो, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में बच्चों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, जिसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। देखिए मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो जो दे रखा है उसको गिवन चीजों को मैं लिखते जा रहा हूँ। तो आपको गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को बच्चों हम किससे लिखते हैं, 2a से। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे 2a क्या है, आपको गिवन है कितना है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। फिर आपको दे रखा है एंगल दे रखा है, थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे ई से, 2 × 10⁵। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क को किससे लिखेंगे, टाउ से। और आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज मतलब डाइपोल के दो चार्ज होते हैं, अपोजिट और इक्वल होते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस 2r होता है। तो आइदर का मतलब कोई भी चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज इक्वल है, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो Q इज फाइन। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, E है, टाउ है। तो यहाँ पे बच्चों E बराबर क्या होता है आपका, टाउ बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। बट आपके पास P गिवन नहीं है, तो P का फॉर्मूला कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पड़ा होगा Q × 2a। तो यहाँ पे हम P को रिप्लेस कर देते हैं Q × 2a से। अब यहाँ पे सारी वैल्यू लगा देते हैं।
टाउ की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर -3। क्यू हमें फाइंड करना है, 2 है। 2 है हमारे पास कितना है बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 5, और थीटा की जगह साइन 30 लगा दिया। अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर ले बच्चों, तो कैलकुलेट करके कितना आंसर आ जाएगा, चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 8 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 4, और 10 की पावर 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा बच्चों 3, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ये पावर -3 इधर जाके ऊपर जाके -3 आइए तो -3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया फाइनल। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10 की पावर -6। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात नोट करिए, क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे माइक्रो कुलाम में दे रखा है, तो आप जानते हो एक कुलाम में कितना होता है बच्चों, एक कुलाम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक माइक्रो कुलाम में कितना होता है, 10 की पावर -6 कुलाम। तो -6 कुलाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइक्रो कुलाम में। तो यहाँ पे हम 10 की पावर -6 को हटा देते हैं, इसे माइक्रो कुलाम में लिख लेते हैं। अब आपका आंसर यहाँ पे किससे मैच होता है, तो ये आपका आंसर मैच हो रहा है किससे, ए ऑप्शन से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना बच्चों, 18 इंटू 10 की पावर 4। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस को लिख लेते हैं हम, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो न्यूटन में तो उसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई पूछ करके। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें ई आता हो, लैम्डा आता हो। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा एक डेरिवेशन, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर होता है बच्चों। देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2πε0 है। अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी ε0 की। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करके 2 और 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बन जाएगा, जो जिससे इसकी वैल्यू लगाना क्या हो जाएगी, आसान। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे, तो 2 और 2 ये मिलके कितना बन जाएगा, 4πε बन जाएगा, और ये ऊपर कितना हो गया, 2 लैम्डा अपॉन आर। इसलिए करा क्योंकि इसकी बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। और अब हम अदर वैल्यूज को भी लगा लेते हैं, तो अदर वैल्यूज हमारे पास देखिए ई की कितनी है, 18 इंटू 10 की पावर 4, और ये आपके पास है लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा आपको फाइंड करना है बच्चों। आर आपके पास कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -2। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मैं बता दूं कितना है, ये तो 10 की पावर 4 है, और देखिए -2 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये -2 ऊपर जाके कितनी बन जाएगी, 11, और ये 9 2 जा कितना, और इतना कितना है 2 लैम्डा। तो 9 2 जा 18, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर 11 को अगर उधर ले जाएंगे तो -11 आ जाएगा, और 4 में से 11 जाएगा तो बचेगा -7। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया 1 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर कुलाम पर मीटर। लैम्डा की फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, तो चार्ज की यूनिट कुलाम और लेंथ की मीटर, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या लगेगी, कुलाम मीटर माइनस बर। तो देखिए आंसर मैच कर लेते हैं, कुछ से आंसर मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों, ये आंसर मैच कर रहा है हमारा डी ऑप्शन से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस है सेंटर ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। उनकी रेडियस R1 R2 है, और उनको इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि उनकी सेंटर की डिस्टेंस उनके दोनों के रेडियस के डिस्टेंस से क्या हो, ग्रेटर हो। ये बच्चों दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे चीज बता दूं, कंफ्यूजन किस चीज का हो सकता है। तो चलिए इसको करने के लिए यहाँ पे पहले हम कूलाम्स लॉ से जानते हैं कि भाई
दो चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये अवेलेबल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो टू स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल दे रखी है, जिसकी रेडियस क्या R1 और R2। लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे बच्चों स्फीयर बना लेता हूँ और एक साथ में एक सेल का, कंडक्टिंग सेल का भी डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सेल की जगह स्फीयर भी प्रोवाइड करा दे, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। होगा क्या बच्चों, देखिए आप जानते हैं कि अगर कोई स्फीयर होता है बच्चों, अगर कोई स्फीयर होता है तो स्फीयर पे अगर चार्ज हम यहाँ यहाँ कहीं पर भी रख दे तो ये चार्ज कभी भी अंदर नहीं रह के ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, सरफेस पे आ जाता है। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहता। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे सेल है तो सेल में कोई भी चार्ज सरफेस पे ट्रांसफर नहीं होता, वो जहां पर होगा वहीं पर रहेगा। तो देखिए अगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास ये स्फीयर है दो, ठीक है, इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है और दोनों पे प्लस चार्ज है। प्लस होगा तो रिपेल करके ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये वाला चार्ज बच्चों इस पॉइंट पे। उस केस में जब हम इसमें फोर्स कूलाम लगाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। डिस्टेंस देखिए यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये आपको R1 गिवन है और ये आपको बच्चों कितनी गिवन है R2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है बच्चों आपके पास D है। तो उस केस में डिस्टेंस बन जाएगी D और R1 इधर से ऐड करेंगे R1 और इधर से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी R2। और बच्चों तो इस तरह से मतलब यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। और अगर ये मान लीजिए कि ये वाले चार्ज एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो ये वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला चार्ज ट्रांसफर होके बच्चों यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा। उस केस में डिस्टेंस आपकी ये वाली बचेगी और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, पूरी डी में से माइनस कर दे तो कितनी बचेगी, R1 प्लस R2 बचेगी। तो उस केस में हम डिस्टेंस ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे केस हमारा ये बच्चों स्फीयर का नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्फीयर के बारे में बिल्कुल भी हम सोचेंगे नहीं। मैंने इसलिए बताया बच्चों क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, आपसे वो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल की जगह अगर वो स्फीयर दे दे तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे में बच्चों यहाँ पे अभी स्फीयर नहीं दिया गया। अब मैं इसको कट करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्फेरिकल सेल दे रखी है जिसकी रेडियस कितनी है, एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस कितनी है, R2 है। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो दोनों से बड़ी है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कुछ एक दूसरे से गैप पे होंगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है आपको। अब देखिए मैंने बताया कि अगर ये सेल है तो अंदर से बिल्कुल फ्री होगा, ये कोई भी चीज नहीं होगी। तो एम्प्टी चीज में चार्ज कभी ट्रांसफर होकर स्फीयर तक, सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। तो जो चार्ज है वो सेंटर का सेंटर पे ही रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो। तो स्फेरिकल सेल में चार्ज कभी भी ट्रांसफर होकर सरफेस पे नहीं आता, जबकि स्फीयर में चार्ज ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो इस केस में जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम बच्चों यहाँ पे डी लेने वाले हैं। और अगर डी लेने वाले हैं तो हमारे पास ये कुलाम्स लॉ अगर लगा दे रहे इनमें तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बच्चों मैच करेगा, ये ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो देखा बच्चों यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग चीज थी। अगर यहाँ पे गलती से स्फीयर दे देते तो ये पूरा आंसर चेंज हो जाता। तो उस केस में हम फिर इस पे विचार करते ये पॉजिटिव के दोनों है या पॉजिटिव निगेटिव के, उसके हिसाब से उसकी डिस्टेंस चेंज हो जाती। तो ज्यादातर बच्चे ये भी वाला यहाँ पे आंसर लगा के आ जाते हैं अगर थोड़ा सा कमी हो। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर आपका इसके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, डी, A option is correct. A point charge Q is kept at a distance R infinity long straight wire with charge density. Magnitude of the electrostatic force experienced charge. देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे लैम्डा से। तो आपसे फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के कारण है, जिसके कारण आप ड्राइव करके फॉर्मूला निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से। तो ये उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ पे हमें बच्चों फोर्स बताना है, तो E का फोर्स से रिलेशन होता है E बराबर F अपॉन क्यू, और F बराबर निकाल लेंगे क्यू ई। यहाँ पे E की वैल्यू आप लगा देंगे, कितनी आ जाएगी 1/2πε लैम्डा अपॉन आर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कोई अगर आंसर मैच कर रहा है तो कौन सा आंसर मैच कर सकता है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें क्यू लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर इससे मैच कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्किल r विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर। देखिए कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम बना के बताते जाता हूँ क्या क्या बात हो रही है। सबसे पहले आपको एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास m है, चार्ज q मूविंग किसमें कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो देखिए मैंने एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल के बारे में हमारा क्या क्या दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है, इस पे चार्ज दे रखा है -q। ये मूविंग किससे कर रहा है, स्पीड v से मूव कर रहा है सर्कल में, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, यहाँ पे r रेडियस हो गई। अब यहाँ पे एक अनदर चार्ज कहाँ पे बच्चों रख रखा है इन्होंने, सेंटर पे। तो देखिए ये सेंटर पे अनदर चार्ज रखा हुआ हमारा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस r की। तो कैसे निकालेंगे इस r के लिए, सबसे पहले यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि दो चार्ज है और ये बीच की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लगाया। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है जानते हैं आप, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q। साइन कंसिडर नहीं करते वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे ओनली इनका मैग्नीट्यूड लगा दिया। अब देखिए ये बच्चों सर्कल में अगर घूमेगा तो घूमने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv² भी होता है और mr⍵² भी होता है। दोनों ये फॉर्मूले सेंटीपिटल फोर्स के, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये सेंटीपिटल फोर्स इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही मिलेगा, यानी कि ये फोर्स जो है F बराबर खुद में सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला F बराबर mv²। तो यहाँ पे बच्चों सर्कल में अगर कोई चीज घूमती है तो घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो ये फोर्स यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स मिलके कितना हो जाएगा, mv²/r। अब आपसे देखिए r की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस r निकाल लीजिए। तो r से निकालने के लिए r से r क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/4πε0 की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, तो ये चीज इधर आ जाएगी और q² जो हो जाएगा वो डिवाइड में। इस q/स्क्वायर को हमने एक ही ब्रैकेट में कर लिया, q/v का होल स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है बच्चों यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ q, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो वन इज इट्स फेस इज। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ रखा है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जितना भी फ्लक्स होता है वो चार्ज का कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। अब यहाँ पे जो सरफेस है वो क्यूब है, तो क्यूब में 6 फेस होंगे, तो 6π इस पे टोटल नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो 6π इस पे टोटल नेट फ्लक्स होगा Q/ε। जब एक फेस के लिए निकालेंगे, ये 6 फेस के लिए है। क्यूब जानते हो क्यूब में कितनी फेसेस होती है बच्चों, 6 फेसेस होती है। तो 6 फेस में अगर एक फेस का निकालेंगे तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो नेट फ्लक्स एक फेस के लिए कितना आ जाएगा, Q बराबर 5 बराबर Q/6ε0। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, बी। आपको गिवन है चार्ज, चार्ज को लिख लेते हैं Q से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों। और पूछ रहा है भाई, देखिए सब में कितना पूछ रहा है, इट मीन दैट बॉडी हैज अ इलेक्ट्रॉन। इट मीन आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q बराबर NE। और यहाँ पे हम अगर n निकाल लेते हैं तो n बराबर कितना होगा, Q/E। सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे इसको करने के बाद ये कैलकुलेशन, चलिए मैं आपको एक बार, चल आप कर लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा मैं खराब क्यों करूँ, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। करेंगे तो ये इतने इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा। और यहाँ पे लॉस्ट क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बॉडी पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है तो ये बच्चों न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं कहता हूँ इससे भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इससे एक माइनस कम हो गया, तो माइनस कम होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो बॉडी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आपको जो चार्ज गिवन है पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज। और अगर मैं कह दूं इस पे इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, आने पे ये बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। तो ये इस जैसा ऑप्शन भी आपको बिल्कुल लिख देता है, यहाँ पे बस लॉस की क्या लिख देता, गेन। ऐसा भी ऑप्शन दे सकता था, तो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे।
तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, कहीं पर भी आपको ये नहीं कहूँ छोड़ूंगा कि कोई भी चीज नहीं बताई, आपको आए या ना आए मैं हर चीज अपनी तरफ से सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए स्टेट कूलाम्स लॉ, आप जानते हैं कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम्स लॉ के बच्चों क्या होता है, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल होते हैं Q1 Q2, अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस प्लेस हो तो उसमें लगने वाला फोर्स जो होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने पढ़ रखा है, तो चलिए मैं आपको लिख देता हूं स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है दो चार्ज बॉडी के बीच में, ये दो चार्ज बॉडी चाहिए आपकी पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की होती तो ये अट्रैक्शन करेगा, और अगर ये दोनों सेम चार्ज की होगी तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन इनमें मस्ट है कि इनमें फोर्स जरूर लगेगा। तो अगर दो चार्ज को हम एक दूसरे के पास रख देते हैं तो उनके बीच में बच्चों कोई ना कोई फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, उनके चार्ज के क्या होता है, प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वही फोर्स क्या होता है, उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे जब कांस्टेंट आते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पे बच्चों, आप जानते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। थोड़ा मैं ये इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के नोट्स बने होंगे, आप लोगों ने अच्छी से तैयारी कर रखी है और आप लोगों को यहाँ पे आता भी है, मुझे मालूम है बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी रिमाइंड कराने के लिए मैंने आपको ये करा दिया। फिर मैं आपसे बात कहूंगा, अगर मेरी स्पीड फास्ट हो रही हो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा स्लो करूंगा। टाइम को बचाने के लिए मैं आपका ये काम करता हूँ और हर चीज मैं आपको यहाँ पे डिजिटल में लिखता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ चाहे पेन मार्कर से हो, लेकिन जब आपको मिटा देता हूँ तो समझ लीजिए आपको यही सब कुछ आपका फेयर वर्क है। कोई भी कहीं भी कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हौस पौस नहीं लेके चलता हूँ चीजों को। देखिए ये अब इसी में आपसे वेक्टर भी फॉर्म पूछी गई थी, तो वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की हम देखते हैं क्या होती है। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। आप जानते हैं यहाँ पे दो चार्ज Q1 और Q2 है। ये दोनों चार्ज हमारे एक जैसे है, प्लस के है या दोनों माइनस के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। F12 का मतलब है बच्चों यहाँ पे Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स और किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। और F21 का मतलब है कि 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा। तो चलिए थोड़ी सी मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, आपके पेपर में क्या लिख के आना है, जो भी कुछ मैंने स्क्रीन पे लिख के दूंगा वो ही लिख के आना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब बहुत कम लैंग्वेज लिखवाता हूँ मैं आपको ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए लेट टू लाइक चार्ज, हमारे पास Q1 Q2 है जो एक दूसरे के डिस्टेंस प्लेस है R। F12 को हमने माना है कि ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे, और लगा कौन रहा है, Q2, क्योंकि उसको रिपल्शन कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाया, कूलम्स लॉ आप जानते ही हो। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज बताता हूँ, तब मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर, हमारे पास यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैप से। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन उसका मॉड। मॉड लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं या फिर हम इस मॉड को नॉर्मली ए लिख देते हैं। तो ये और ये दोनों चीज सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको ले लूं तो ए कैप बराबर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो इससे अगर वेक्टर निकाले तो वेक्टर निकालेंगे तो ए और ए कैप। अब देखिए आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे वेक्टर के लिए। अगर हम किसी को वेक्टर लिखते हैं, किसी को भी अगर वेक्टर लिखते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में उसके संग क्या लगाते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर लगाते हैं कंपलसरी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स F12 के लिए फॉर्मूला लिखा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप जानते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ये वेक्टर में लिखा है तो वेक्टर में एक तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे फोर्स पे वेक्टर लगाया। और ये सारी क्या स्केलर क्वांटिटी है, जो स्केलर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड की तरह वर्क करती है। अब इसके संग मुझे बच्चों अगर ये वेक्टर लिखा है तो मुझे इसके संग एक यूनिट वेक्टर लगाना भी कंपलसरी है। तो F12 के लिए यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, उसके रेस्पेक्ट में 2 1, क्योंकि वो लग कहां से रहा है, 2 से लग रहा है। तो देखिए इस तरह से ये F12 का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास दूसरा फोर्स है F21 यानी कि Q2 पे लग रहा है तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास सिमिलर होगा F21, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, R12। ये दोनों यूनिट वेक्टर बच्चों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है ये इधर है, तो ये आपस में क्या सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट में। सो
दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन विच रिप्रेजेंट बाई माइनस साइन। अब R12 की वैल्यू हम लगा देते हैं बच्चों, ये इस वाली इक्वेशन में लगा देते हैं R12 की जगह। तो F21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी है यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ पे R12 की जगह कितना हो गया R-2, और माइनस साइन को मैंने बच्चों, ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया आपका Q1 Q2 R21। अब आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, तो बस माइनस साइन का अंतर है। तो इतनी वैल्यू को मैं फिर से मैं डाल देता हूँ, इतनी वैल्यू को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू आपकी सिमिलर है, और इसको हम कितना लिख सकते हैं F12। तो यहाँ पे बच्चों एक थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, गड़बड़ हो गया। R12 की वैल्यू हमने यहाँ लगाई है, तो ये F21 नहीं होगा। ये F12 लिखा है बच्चों, यहाँ पे होगा तो आपका F21। तो मैं करेक्ट एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने बच्चों, यहाँ पे इससे हम ले रहे हैं इक्वेशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज गलत हो गई है। यहाँ पे F12 की जगह क्या आएगा बच्चों F21, क्योंकि हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं। तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पे R12 की जगह हम लगाएंगे -R21 यूनिट वेक्टर, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, और ये पार्ट हमारा किसके इक्वल है 1 2 के, तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर के। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, F12 की जगह बच्चों क्या आएगा 21। तो चलिए इसको आप कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास प्रूव होके आ गया। इसका मतलब वेक्टर लॉ में जो फोर्स होते हैं वो उनके चार्ज इक्वल होते हैं और मैग्नीट्यूड के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसकी बच्चों यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म आपकी एक तो ये कहलाती है इक्वेशन की, और एक आपकी ये कहलाती है। तो थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे F21 है। हमें गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंड ऑन द सेंटेंस कंटेंट इन कूलम्ब्स लॉ। तो हमें इसको क्या करना है बच्चों, इसको एक तरह से क्वेश्चन और आ सकता है, टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमने एक स्फीयर कंसिडर करा। स्फीयर की रेडियस हमने R1 मानी, और चार्ज यहाँ पे कितना प्लेस है Q1, और एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट लिया इसका बॉडी का, तो उसका एरिया कितना लिया ds। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं इसको निकालने के लिए। कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली रेडियस r, और हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया जिसका एरिया कितना ds। तो हम जानते हैं इस स्मॉल पार्ट से फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से कितना होगा, फाई बराबर फ्लक्स की डेफिनेशन, सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर E डॉट ds, और E डॉट ds को लिखेंगे यहाँ पे पहले फाई की जगह हमने गॉस थ्योरम से यूज कर लिया, गॉस थ्योरम Q/ε0 होती है, लेकिन यहाँ पे Q की जगह Q1 लगाएंगे क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पे Q1 कंसिडर करा है। E डॉट ds का मतलब होता है A डॉट B का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है AB cos थीटा। तो E डॉट ds की जगह हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे EDS cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे दोनों पैरेलल में है तो ये जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका एरिया है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो E जो होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे ds का, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका 4πr²। इससे हमारे पास E की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q1/r²। अगर हम बच्चों यहाँ पे फोर्स निकालना चाहे तो फोर्स का फॉर्मूला बराबर Q ही होता है। फोर्स कौन अप्लाई एक्सपीरियंस करेगा, Q2। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा Q2 इंटू ई। Q2 की वैल्यू हमने सॉरी E की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे Q1 था, Q2 यहाँ से मिल गया, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे जो फोर्स है वो स्क्वायर के क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलर वे में अगर इस फॉर्मूले को देखें बच्चों, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल 1/r², को इसका मतलब वो फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ ही कहलाता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ जो बेस्ड है वो किस पे होता है, इनवर्स स्क्वायर पे। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका प्रूफ होके आ गया। और यहाँ पे बच्चों हमारा रेडियल कूलम्ब्स लॉ निकालना था, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, ये कूलम्ब्स लॉ हमने प्रूफ कर दिया किससे, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने यहाँ पे लगाई थी फाई की जगह Q/ε0। टू चार्ज दे रखे Q, ए पे चार्ज Q है और बी पे चार्ज Q लोकेटेड पॉइंट 0 0 और ए पे।
तो आपको यूनिट वेक्टर दे रखे हैं एक्स और वाई में और फोर्स निकालने। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, तो सबसे आसान होता है, डायग्राम पे आ जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए 2 चार्ज थे, एक चार्ज आपका ए है, ये लोकेटेड कहाँ पे, आपका ओरिजिन पे। ओरिजिन आप जानते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करती है। और दूसरा चार्ज कहीं बी है जिसपे चार्ज क्यू है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे बच्चों, ए कॉमा ए। तो ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए और ये ए के, बी के कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगी। अब आपको दे रखा है यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में आई दे रखा है और वाई एक्सिस में क्या दे रखा है, जे दे रखा है। तो फाइंड द फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है आई और जे की टर्म में। सबसे पहले यहाँ पे हम आर के बारे में बात करेंगे, जो ए और बी फोर्स के लिए निकालना है। तो फोर्स में कूलाम सा लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेन डिस्टेंस का रोल होता है। तो यहाँ पे दोनों जो चार्ज है Q और 2Q, इनकी बीच की डिस्टेंस जो R है, पहले हम ये फाइंड करते हैं, तब जाके हम फोर्स निकाल पाएंगे। तो R जब हम निकालेंगे तो वेक्टर R बराबर कितना हो जाएगा, AI प्लस AJ। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है किस तरह से वेक्टर निकालते हैं। इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बाहर आ जाएगा √2। तो मैंने इसको लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास कितना है, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर में लिखना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने यहाँ पे। वेक्टर फॉर्म अभी मैंने आपको बताई भी थी, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर अपॉन मॉड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इस यूनिट वेक्टर की जगह हमने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया, वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर मिलके कितना बन जाएगा, RQ। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q है। Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2Q है। और डिस्टेंस R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a√2 है। और वेक्टर R की वैल्यू हमारे पास ये रही AI प्लस AJ। A यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमारा A कॉमन आ जाएगा। तो A कॉमन होके कितना आ गया यहाँ पे I प्लस J, और नीचे इसका क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 AQ। अब इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो 2 से 2 कट गया, A से एक A कट गया। तो रिमेनिंग टर्म आपकी बच जाती है बच्चों यहाँ पे Q स्क्वायर और 4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर I प्लस J। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, फोर्स के लिए फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स क्या हो गया आपका I और J की फॉर्म में कंप्लीट हो गया।